जी सर। सृजनात्मक इतिहास लेखक सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान है। इस बार 14वां कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। इस व्याख्यान को देंगे प्रसिद्ध पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रसिद्ध इतिहासकार इशरत आलम जी। मैं आप दोनों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं और व्याख्यान प्रसंग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इतिहासकार डॉक्टर रश्मि चौधरी को कि वे आए और कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौधरी जी। अनम्यूट करें रश्मि जी, अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गणपत। आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान का 14वां स्मृति व्याख्यान है और ये कार्यक्रम शुरू में होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारे वक्ता और अध्यक्ष जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन अब वो जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मैं रश्मि चौधरी, क्रिएटिव हिस्ट्री, रंगश्री और जेएनयू स्कॉलर्स ग्रुप प्रतिश्रुति की तरफ से पुनः स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और कार्यक्रम की इस कुंवर सिंह व्याख्यान को शुरू करती हूँ। आज कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान का 14वां व्याख्यान है, जिसे संयोजित करके हमें बहुत ही अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही देश या पूरी दुनिया में कितने सारे व्याख्यान हो रहे हैं, लेकिन इस व्याख्यान को कराने के लिए क्रिएटिव हिस्ट्री की दृष्टि यह रही है कि आधुनिक भारत को हम कैसे समझें, क्योंकि इसके निर्माण और मानव सभ्यता के विकास को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है कि अपने इतिहास को जानना। अभी जो लगातार हम लोग इस बात को लेके जूझ रहे थे कि गांव के इतिहास के माध्यम से, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश के नगवा गांव से, जो बलिया गांव मंगल पांडे का है, वहां से जानने का मौका मिला था और बहुत सी बातों को हम लोगों ने सुना और समझा भी था। इसी तरह इस बार केरल के गांव से जुड़ करके हम लोगों ने आज एक नए इतिहास की तरफ कदम बढ़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या इतिहास लेखन, जो पुनर्लेखन किया जा रहा है, वह कितना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो इतिहास हम पढ़ते और समझते आए हैं वो कहीं मायने में कई जगह रुका हुआ महसूस लगता है और लगता है कि कुछ बहुत से ऐसे इतिहास हैं जो अंदर अंदर मतलब लोगों के लोक मन में दबे हुए हैं। जैसे हितेन जी ने कहा कि मुझे लगता है कि गांव की समझ को हम ज्यादातर कहते हैं कि ये गलत है या बेबाक मतलब बेकार सा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सी गहराई के साथ बहुत बड़ी इतिहास छुपी हुई रहती है और वो इतनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसका दस्तावेजीकरण करना मुझे बहुत जरूरी लगता है। और यही राष्ट्रीय इतिहास से लोकल इतिहास जाने की तरफ परंपरा कहिए उसको दिखाई पड़ती है। और मनीन जी की भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहानियों के माध्यम से हम टेक्स्ट को समझ सकते हैं। जैसा मैंने कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान कराने के पीछे या इस कार्य को पूर्ण करने के पहले मैंने महसूस किया था उस गांव में जाके, उस क्षेत्र को जाकर के। आप सभी जानते हैं कि कुंवर सिंह का जो 1857 से बहुत ही गहरा संबंध रहा है और क्या वजह थी कि 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देसी रियासतों और वहाँ के सामान्य जनता, जिसमें किसान, मजदूर और जन सामान्य के साथ मिलकर के कितना बड़ा आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में करते हैं। आखिर क्या बात थी? मुझे लगता है कि वो ऐसा लग रहा था लोगों को कि हम इतने दिनों से जो शोषण दमन से गुजर रहे हैं उससे कैसे मुक्ति मिले। और हाल अब भी आप जाएं उस क्षेत्र में तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके हर लोगों के उनमें कि
अपना रंगेबो केसरिया के माध्यम से वो जो उनके अंदर है, जैसा पंकज चतुर्वेदी कह रहे थे कि बहुत सारे गीत और लोगों के मन में जो वहाँ के लोकल नायक या बड़े नायक को लेकर के छवियां बनी हैं, उसको कैसे हम इतिहास में दस्तावेज करें। तो और साथ ही साथ केवल वहाँ के एक मेन नायक को लेके नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे नायक हैं जो उनके साथ जूझते हैं, उनका दस्तावेजीकरण कौन करेगा। जैसे कुंवर सिंह के माध्यम से मैंने देखा कि उस क्षेत्र में हरकिशन सिंह जो 40वीं इन्फेंट्री सेना के की तरफ से आए थे और कुंवर सिंह को सहयोग किए थे, निशान सिंह, इब्राहिम खान, रंजीत का राम, धर्मन बीबी, ऐसे कई अनगिनत नाम हैं जिसको सामने लाने की बहुत जरूरत है। और आप ये देखिएगा कि वहाँ के लोकल गीतों में, जैसे होरी में, चैता में, कजरी में, विरहा में, और वो अपने लाडले नायक के रूप में उनको लाते हैं, दर्शाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे इतिहास में कुछ छूटा हुआ है, उसे कैसे हम सामने लाएं, और उसको बारीकी से लाने की जरूरत है। बहुत सारे इतिहासकार शायद इस पे अभी भी सोच रहे होंगे कि ये इसे लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे लाने की जरूरत है, तभी एक हम पूर्ण इतिहास सामने ला सकेंगे। सन 2005 से लगातार कुंवर सिंह पर कार्य करते हुए जगदीशपुर जाना होता रहा मेरा, और हर बार एक नया ही इतिहास मुझे देखने को मिला जो आज भी लोक मन में व्याप्त है। 2019 में मेरी यात्रा जो वहाँ 12वां कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान था और कुंवर सिंह हाता में हुआ, वहाँ हम लोगों ने देखा कि म्यूजियम बनाया गया है और कुंवर सिंह के चित्रों के साथ साथ हथियार भी रखे हुए हैं। वही भाला, बल्लम, तेगा, तब्बर देखने को मिला जिसका उपयोग सन 1857 की क्रांति में किया गया था, जो एक अलग तरह का इतिहास बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि यह 1857 का मिलिट्री इतिहास भी दिखाई देता है। साथ ही हाथे के बाहर लोग, इसे मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पवारा होता है, माने गीतों के माध्यम से पवारा गाते हुए कुंवर सिंह की वीरता का बखान कर रहे थे। एक टोली होती है पवारा की, वो जब एकजुट होते हैं, मिलते हैं और गीत के माध्यम से जो इस पवारा टोली के मेन नायक थे उसे खुदादीन मियाँ के नाम से वो वहाँ लोकल चर्चित हैं। और उससे जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगी, वो पवारा गीत है, भोजपुरी माँ तक बाबू है कुंवर सिंह बाके नाम। भोजपुरी माँ एक बाबू है कुंवर सिंह बाके नाम, बड़े सुरमा बाबू हैं, बड़े कड़वा बाबू हैं। अंग्रेज का अदब माने ना, साहब का हुक्म माने ना। लाली आंख है, कड़ी कड़ी मोछ है, लिख परवाना भेजे हैं, सुन हवलदार मेरी बात। मैं अंग्रेज से बिगड़ा हूँ, सुन हवलदार मेरी बात। मैं अंग्रेज से बिगड़ा हूँ, मेरी मदद पर आओ काम। ये पूरी पवारा गीत में आप देखिए कि कैसे एक दूसरे से जुड़ने का आह्वान करते हैं और सब तबके को जोड़ते हैं, जिसमें दलित भी हैं और सवर्ण लोग भी हैं और वहाँ की जो लोकल वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी जुड़ती हैं और सब इस गीत के माध्यम से एकजुटता का परिचय देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यही सब कार्य को लेकर क्रिएटिव हिस्ट्री इस दिशा में एक नया काम कर रही है और आप सबके सहयोग से इसे हम आगे और बढ़ाएंगे। और मैं, चूंकि आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हम व्याख्यान सुनना चाहेंगे, बस मैं थोड़ा सा जिक्र ये करना चाहती हूँ कि लोकल बात हुई कि कोई कहानी या किस्सा होती नहीं है, वो दर्ज होती है लेकिन उसको सामने नहीं लाता है। जैसे मैं एक छोटा सा प्रसंग करना चाहती हूँ कि कैप्टन डनवर 5 युद्ध करते हैं कुंवर सिंह, जिसमें पहला जो कैप्टन डनवर के साथ होता है उसमें कैप्टन डनवर के बारे में कहा जाता है कि वो किसानों और
वहाँ के किसानों के लोगों के खेतों और फसलों को नष्ट करवा देता था, जिसकी वजह से वो लगान अपने जमींदार, मतलब कुंवर सिंह वहाँ के जमींदार थे, वहाँ जमा सरकारी खजाने में नहीं करा पाते हैं, और जिसके कारण उनकी हालत बदतर होती जाती है। और लेकिन कुंवर सिंह इतने अच्छे थे कि वो इतने नेक थे कि उनको प्रजा का बड़ा ख्याल था, और उन सब चीजों को वो सोचते थे और अपने सरकारी खजाने से वे वहां जमा कर देते थे अंग्रेजों के इसमें, जिसकी चर्चा बहुत कम मिलती है, लेकिन इसी वजह से उनका खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा और करीब 70,000 रुपए का उनपे कर्ज चढ़ चुका था। और इसी वजह से अंग्रेजी सरकार उनसे बार बार कह रही थी कि आप मेरा सहयोग करें, नहीं तो कर्ज पूरा, लगान पूरा अदा करें, और जिसकी वजह से कुंवर सिंह को हथियार उठानी पड़ी। तो ऐसा नहीं था कि कुंवर सिंह केवल ये चाहते थे कि अपने क्षेत्र को बचाए, बल्कि उन इस आंदोलन को वहाँ के देशी रियासतों और देशी सिपाहियों के साथ मिलकर एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देते हैं, जिसकी सबको ये पता है। अब मैं ये केवल बताना चाहती हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम 2005 से शुरू हो रहा है, जिसे पहला व्याख्यान प्रोफेसर दीपक कुमार ने दिया था और रामशरण जोशी जी ने अध्यक्षता की थी। दूसरा दिल्ली में ही मैनेजर पांडे और MH कुरैशी और अरुण कौल जी ने अध्यक्षता की थी। और तीसरा आरा में, बक्सर में हुआ था, जहाँ मेरी पुस्तक कुंवर सिंह की पुस्तक रिलीज हुई थी और बद्री नारायण जी ने इस मुख्य वक्ता रहे, और दुर्गविजय सिंह जो कुंवर सिंह के 7वीं पीढ़ी थे, उन्होंने इस व्याख्यान की अध्यक्षता की थी। 2008 में दिल्ली में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दी थी, और अभिजीत पाठक, अरुण कुमार त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और अध्यक्षता की थी। पुनः 2009-10 में बक्सर में प्रेम कुमार मनी जी और सुरेश कांटक जी का सहयोग बना रहा। 2011-13 में उदयपुर में नंद चतुर्वेदी जी ने व्याख्यान दिया था और माधव हाड़ा जी ने अध्यक्षता की थी। 2014 में बक्सर में सीमा पटेल जी ने व्याख्यान दिया था और देवेंद्र चौबे ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2015 में अरियाव डुमराव में सूर्य कुमार सिंह ने व्याख्यान दिया था और नागेंद्र नाथ ओझा जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2016 में दिल्ली में मणिनाथ ठाकुर ने व्याख्यान दिया और चित्रा मुदगल जी ने इसकी अध्यक्षता की। 2017 में बक्सर में पुनः अरुण कुमार जी ने व्याख्यान दिया और ओम प्रकाश राय जी इसके अध्यक्ष वक्तव्य दिए। 2018 में यह ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ और उल्फत जी अभी हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस व्याख्यान का वक्तव्य दिया। 2019 में पुनः कोरोना काल के पहले 13वां कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान 12वां कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान जगदीशपुर में हुआ, जिसे कन्हैया बहादुर सिन्हा ने व्याख्यान दिया और देवेंद्र चौबे ने अध्यक्षता किया। और पिछले साल 20 में कोरोना की वजह से हम लोग वेबिनार पे ही मिले और बलिया के गांव से जुड़ करके, मंगल पांडे के गांव से जुड़ के इस कार्यक्रम को किया गया, जिसे व्याख्यान SNR रिजवी सर ने दिया था और नेपाल के अमरेश कुमार सिंह जो राजनीतिक विचारक है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आज 14वां कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान है और मैं इसके लिए अरुण कुमार त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगी, जो जाने माने पत्रकार हैं, दैनिक हिंदुस्तान और कई अन्य अखबारों से जुड़े हुए हैं, समकालीन सवालों पर तीखी निगाह रखते हैं और उन्हें इतिहास के आईने में रखकर देखते हैं। आज वो अपने इस व्याख्यान के तहत 1857 के कुछ संदर्भ पर अपनी बात रखेंगे। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी, देवेंद्र जी, इशरत साहब और अन्य जो साथी मणिन साहब। मैं असुविधा के लिए खेद जताना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा पहले मुझे बातचीत रखनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं जुड़ पाया। मैं इतिहास का विद्वान नहीं हूं, पर मुझे एक छोटी सी बात जो है वो इतिहास और पत्रकारिता के रिश्तों में लगती है कि
पत्रकारिता जो है अल्पकालिक इतिहास लेखन है और इतिहास दीर्घकालिक पत्रकारिता है। तो हम लोग जो है वो फटाफट जो अनम्यूट कर लें अरुण जी, अनम्यूट कर लें। आवाज नहीं जा रही है। हेलो हेलो जी सर, आ रही है सर। हाँ, आवाज आ थोड़ी रही आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी धीमी आवाज आ रही है। एक मिनट। हेलो, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? हेलो जी सर, आ रही है, थोड़ी धीमी है। तो थोड़ा सा आवाज इसको तेज कर दो। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ मैं कर रहा हूँ। रश्मि की अध्यक्षता प्रोफेसर इशरत आलम कर रहे हैं। जी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर इशरत आलम जी कर रहे हैं। ठीक हो ये अच्छा था। हाँ आप बताइए। हेलो, अब आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? हाँ मैं असल जी में आप लोगों की आवाज बहुत साफ सुन रहा था, इसलिए मैं निश्चिंत था कि जो है वो जी 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 जी। तो जो है वो थोड़ी बातें जो है वो 1857 पे मैंने कुछ काम किया था, लेकिन इतना नियमित मैं नहीं रह पाता। एक छापा रश्मि जी सुन पा रही है लेकिन मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। प्लीज जरा सा थोड़ा कुछ कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। मैं अरुण जी को सुनना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दें। हेलो 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 एक बार ऐसा कीजिए कि वीडियो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद बोलिए, तो हो सकता अच्छा है ठीक है आवाज आ जाए। आवाज तो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। हाँ अब जा रही नहीं आवाज? जी हाँ तो उनको थोड़ा दोबारा बहुत जो ज्वाइन करना होगा तब बात आएगी, नहीं तो नहीं होगा। एक बार कहते हैं अरुण जी, एक बार ऑफ करके दोबारा ज्वाइन कीजिए और अच्छा माइक्रोफोन। ठीक 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 हाँ ठीक हाँ, ठीक जी जी नहीं सर में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ शायद ऑडियो म्यूट होगा। हाँ। अरुण सर का अभी तो ऑडियो आ रहा है। माइक्रोफोन एक बार जो अपना ऑडियो लगाए हैं वो ऑफ कर दें, हटा दीजिए वो, तब फिर हो सकता है। हाँ उसी के कारण कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी 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 हाँ। हेलो हेलो हाँ जी, आ रही है। है क्या? वीडियो ऑफ कर दूं? हितेन जी अब तो ठीक लग रहा है। अब तो आपकी आवाज मुझे ठीक आ लगता है रही कि है। जो अच्छा, माइक है, हाँ जी ये जो उन्होंने लगाया है ना, वो ठीक से उसका नॉब जो है वो लगा नहीं है, इसलिए ये आवाज। सर हम लोग को आवाज आ रही है सर। हेलो या तो धीमी आ रही है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर, स्पष्ट आवाज आ रही है। हो सकता है मेरी भी मेरे यहाँ ही कुछ गड़बड़ हो। हाँ अरुण साहब बोले, आवाज आ रही है हम लोग तक। अच्छा हाँ, बहुत ठीक है। तेज तो नहीं है, हाँ आ हाँ रही है। चलिए ठीक है। हाँ जी या मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करूं? नहीं एकदम सही, परफेक्ट है आवाज। बिल्कुल ठीक अच्छा है, आप ठीक इससे ठीक ठीक है। चलिए तो थोड़ा बहुत 1857 पे जो मेरा काम और जिसके माध्यम से इतिहास की एक समझ बनाने की कोशिश मैंने की थी, और उसी समझ को मैं जो भी उसके बाद का स्वतंत्रता संग्राम है उस पर प्रक्षेपित करना चाहता हूं और उससे उस नजरिए से देखना चाहता हूं। और बल्कि मेरे मित्र हैं अमरेश मिश्र, उनसे चर्चा करते हुए मैं कई बार, हम लोग कहते हैं कि हम लोग 57वादी हो गए हैं, क्योंकि 57 की लड़ाई में इतनी दृष्टियां हैं और इतनी व्यापकता है जो हमें इस पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ती है और एक सभ्यता मूलक दृष्टि प्रदान करती है, और हमारे आज़ादी के जो बुनियादी मूल्य हैं वो वहां से निकलते हैं। जो भी कोई भी स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा सेनानी नहीं है जो 1857 से प्रभावित न हो। और आज का कोई इतिहासकार अगर 1857 से या प्रभावित है
तो कहीं ना कहीं वो बेईमानी कर रहा है, ईमानदारी से इतिहास लेखन नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है जो है। तो इसीलिए वीर कुंवर सिंह के इतिहास की जो चर्चा है, या बहादुर शाह जफर के इतिहास की जो चर्चा है, या जो है वो आज के संदर्भ में चाहे गांधी और भगत सिंह के इतिहास और उनके विचारों की जो चर्चा है, वो सब जुड़ते हैं 1857 से। उसके तार निश्चित तौर पे सुभाष चंद्र बोस हों, कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो 57 से प्रभावित ना रहा हो। और इसको मैं थोड़ा सा एक अलग व्याख्या, 3 पीढ़ियां हो चुकी हैं, शायद अब चौथी पीढ़ी भी इस बहस को जारी रखेगी। गांधी बनाम भगत सिंह की जो बहस है वो बहुत तीखी बहस चलती है, और वो बहस कई बार उसका समाधान भी नहीं निकलता और तमाम छोटे मोटे आरोपों में उलझ करके रह जाती है। मैं 1857 से मुझे एक जो दृष्टि मिली उसके माध्यम से मैं इस बहस में एक हस्तक्षेप करता हूं, और मुझे जो है वो एक थोड़ा सा इसमें एक तर्क संगत बात निकलती हुई लगती है। और मैं जब भी देखता हूँ गांधी के लेखन को या भगत सिंह के लेखन को या उनके विचारों को, तो मुझे एक बात लगती है कि गांधी 1857 से भयभीत और भगत सिंह भयभीत नहीं। बस भगत सिंह और गांधी में यही बुनियादी अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। दोनों साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, दोनों जो है सांप्रदायिक सद्भाव के गहरे जो है वो एक तरह से हिमायती हैं, और दोनों जो है वो व्यर्थ की हिंसा न भगत सिंह चाहते हैं और गांधी तो चाहते ही नहीं, कोई भी हिंसा नहीं चाहते। और दोनों जो है एक तरह से मानव मात्र की समता की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुक्ति की बात करते हैं। तो उनकी दृष्टि में जो है ये अंतर 57 को लेकर के है। गांधी ने हिंद स्वराज में भी ऐसी बातें लिखी हैं, अपने जो है वो अपनी आत्मकथा में भी 57 का जब जिक्र किया है तो इस तरह से लिखा है। और उसके अलावा और भी जो लोगों की राइटिंग्स में गांधी के विचार आए हैं, चाहे पंडित सुंदरलाल ने भी एक बार कहा उनसे कि ये जो अंग्रेजों से जो है वो हम लोग हथियारों से क्यों नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने पूरा जो है डिटेल प्रस्तुत कर दिया। लोग समझते थे कि गांधी जी जो है वो फौज वगैरह के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो बाकायदा जानते थे, और उन्होंने एक पूरा डिटेल प्रस्तुत कर दिया कि किस तरह से जो है ब्रिटिश आर्मी के पास कितनी बड़ी पैदल सेना है, और कितने उनके पास जो है वो नौसैनिक हैं, और कितनी उनके पास तोप और बंदूकें हैं। और उन्होंने सवाल किया कि क्या हम उतनी बड़ी संख्या में चीजों को जमा कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, जब भी हम सुभाष बाबू को देखते हैं, तो उनके लेखन में, उनके चिंतन में जो है भगत सिंह का कीर्ति अखबार में छपा हुआ 10 मई का वो शुभ दिन बहुत प्रसिद्ध लेख है। और 10 मई के शुभ दिन में वो 1857 की पूरी जो है माहौल का आह्वान करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो 10 मई का जो शुभ दिन था जब मेरठ से हमारे सैनिक जो है विद्रोह करने के लिए चले थे, तब जो है वो अगर हम फिर उसको रिएक्ट कर सके, वो पुनर्गठित हो सके, तो हम ये आजादी की लड़ाई जीत जाएंगे। और उसी नाते जो है वो एक तरह से सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई तो तमाम नाम जो है वहां से, नारा भी दिल्ली चलो का दिया, और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां से अपनाई। और इसलिए जो है वो 57 हमारे चाहे कॉन्शस में रहा हो चाहे सब कॉन्शस में रहा हो, पूरा जो है वो फ्रीडम मूवमेंट का जो 1947 तक फ्रीडम मूवमेंट चला, उसमें कोई भी उसकी चेतना से रहित नहीं है, कोई भयभीत है और कोई उसे उतारना चाहता है। तो इसलिए भगत सिंह और गांधी के बीच में जो बहस चलती है उसमें मुझे ये बहुत एक इतिहास दृष्टि का एक अंतर है दोनों में, और किस घटना को कौन किस तरह से देखता है, बस इतना अंतर है। और किसी के बलिदान का जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं है। मौत से न भगत सिंह डरते हैं न गांधी डरते हैं, और इसके अलावा जो है वो अपने नागरिकों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए दोनों हमेशा तैयार हैं, काम कर रहे हैं, अपना जीवन उस पर लगा रहे हैं, और एक तरह से मानव मुक्ति की जो परिकल्पना है वो भी दोनों करते हैं। तो इतिहास के ये दो बड़े महानायक हैं, और इन महानायकों को 1857 जो है वो जोड़ता है, ना कि विखंडित करता है, बस एक अलग अलग राह अपनाने की सलाह देता है। तो ये जो है मेरी एक दृष्टि है जिसको लेकर के मैं कुछ चीजों पर और टिप्पणियां करूंगा। और जैसे कि उस समय की जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता जो है वो निश्चित तौर पे जो है एक उस पर दृष्टि जरूर डालनी चाहिए। और जब भी हम इस अपने समय की पत्रकारिता को देखते हैं और उस समय की पत्रकारिता पर निगाह डालते हैं, तो मुझे अपने समय पर बहुत शर्म आती है
कि हम किस दौर में रह रहे हैं। और मैं भी संजोग से 3 दशक से भी ऊपर हो गया। मैं 1988-87 से दिल्ली में पत्रकारिता मैंने की है, और जनसत्ता के अखबार के माध्यम से जो प्रभास जोशी जिसके संपादक रहे हैं, फिर इंडियन एक्सप्रेस से भी मेरा जुड़ाव रहा और हिंदुस्तान से मेरा जुड़ाव रहा। और पत्रकारिता में जो साहस की जो बात है, जो एक तरह से जज्बे की बात है, और जो मूल्यों को लेकर के काम करने की बात है, वो शायद धीरे धीरे जो है उसका क्षरण हो रहा है। और इसलिए पत्रकारिता, पता नहीं अल्पकालिक इतिहास लेखन आज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आज के इतिहासकार जो है अखबारों को लेकर के, जिस तरह के अखबार निकल रहे हैं उनको लेकर के क्या कोई सही इतिहास लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ऐसे में मुझे तमाम तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। और फिर मुझे उर्दू अखबारों की जो भूमिका है 1857 को लेकर के, वो हमें याद आती है। और वो उर्दू अखबारों की जो भूमिका है वो बहुत ही विशिष्ट किस्म की भूमिका है। और वो इतिहास के जो है वो चमकदार पन्ने हैं उर्दू अखबार, जो धरती के गर्भ में खो गए हैं, इतिहास के गर्भ में खो गए हैं, काल के गर्भ में खो गए हैं। और अगर हम उनकी तलाश नहीं करेंगे, उनके जो है उनकी स्पिरिट को नहीं लाएंगे, तो हम न इतिहास का भला कर पाएंगे और न पत्रकारिता का भला कर पाएंगे। हमें उसको पकड़ने और समझने की जरूरत है। और आज के दौर में जब विभाजनकारी इतिहास लिखा जा रहा है, ऐसे विभाजनकारी इतिहास लेखन के दौर में जो क्रिएटिव हिस्ट्री राइटिंग का ये चैप्टर है, जो इनिशिएटिव है, ये जो है स्तुत्य है, ये अपने आप में श्लाघनीय है। इसको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि एक अलग तरह से जो है इतिहास को देखने और समझने की कोशिश हो रही है, एकेडमिक तरीके से हो रही है, विनम्र तरीके से हो रही है। और जो विभाजन किया जा रहा है, मेरे पहले पंकज चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, रश्मि जी के पहले पंकज चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, और उन्होंने एक बात कही कि इतिहास विज्ञान है। और ये बात मुझे दिन रात बेचैन किए रहती कि इतिहास को विज्ञान बनाया कैसे जाए। इतिहास तो जो है एक तरह से धर्म ग्रंथ होता चला जा रहा है, और जो आज बार बार इतिहास के पुनर्लेखन का आह्वान हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पे जो है एक तरह से धार्मिक दृष्टि से इतिहास लेखन किया जा रहा है। इतिहास विज्ञान तब बनेगा जब भारत और पाकिस्तान का इतिहास भी एक साथ लिखा जाएगा, एक जैसा लिखा जाएगा, और दोनों देशों में उस पर सहमति होगी। भारत और ब्रिटेन का इतिहास भी एक साथ और एक जैसा लिखा जाएगा, सारी दुनिया का इतिहास एक जैसा और एक साथ लिखा जाएगा, तभी इतिहास वास्तव में विज्ञान बनेगा। उसके पहले विज्ञान बनने की बहुत सारी जो है वो कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो लेकिन मैं पत्रकारिता ने जो योगदान दिया है 1857 के आंदोलन में, मैं उसके बारे में जरूर कुछ बातें कहना चाहूंगा। और उसके बारे में एक तो पयामे आजादी नामक अखबार का जिक्र मैं करना चाहूंगा। जो पयामे आजादी अखबार जो है वो एक तरह से अजीमुल्ला खां ने निकाला था। और अजीमुल्ला खां जो है वो एक तरह से सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है अजीमुल्ला खां को तुलना करते हुए, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे और इतने जो है वो एक तरह से अपने आप में बहादुर भी थे। और हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी कई भाषाओं के जानकार थे। और उनकी प्रेमिकाएं भी ब्रिटेन में थीं। इस तरह का उनका पूरा एक विचित्र किस्म का जो चरित्र था, वो एक बहुत ही बस चरित्र था, और एक बहुत ही जो है एक तरह से अपना फोर्थराइट किस्म का चरित्र था। उनके साथ जो है उन्होंने जो पयामे आजादी निकाली, और जो है वो बेदार बख्त जो है, जो बहादुर शाह जफर के बेटे थे, वो उसके प्रिंटर और पब्लिशर थे। तो पयामे आजादी की मुश्किल ये है कि पयामे आजादी के बारे में कहा जाता है कि जो है वो उसकी प्रतियां पयामे आजादी की नहीं। और पयामे आजादी हमने भोपाल में सप्रे संग्रहालय है, जो अखबारों का और पत्रकारिता का बड़ा संग्रहालय है, तो उसमें जो है वो मैंने बातचीत की, तो उनके पास भी जो है पयामे आजादी की कोई प्रति नहीं। उनका कहना है कि विजय दत्त श्रीधर जी जो सप्रे संग्रहालय के संस्थापक हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है, और बहुत सारे लोग जो ढूंढ करके जो है निकाल रहे हैं, उनका यही कहना है कि पयामे आजादी की एक फेसिमाइल प्रति जो है वो इंडिया ऑफिस में लंदन में है, और बाकी उसकी जो प्रतियां थी उसको अंग्रेजों ने ढूंढ ढूंढ करके नष्ट किया। और नष्ट करके जो है मतलब, और जिसके घर में उसकी प्रति मिली उसको न्यूनतम सजा फांसी की सजा दी गई। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये पत्रकारिता के लिए और भारतीय पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है
कि कोई ऐसा अखबार कोई निकाल सकता है जिससे शासन और सत्ता जो है इतनी भयभीत हो सकती है कि उसकी एक प्रति जिसके घर में मिले उसको फांसी पर चढ़ा दे। आज तो अखबार जो है वो कूड़े के भाव बिकते हैं और तमाम अखबार जो है वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो छपते हैं और जो है रद्दी बेचने के लिए छपते हैं। तो और बहुत सारे अखबार सत्ता का जयकारा लगाते हैं और जिस तरह की उनकी फ्रंट पेज की हेडलाइन होती है, और बहुत सारे अखबार तो जो किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं उनको जो है कहते हैं किसानों ने उपद्रव किया। तो इस तरह से जो है जब पत्रकारिता हो रही हो तब आम जन के हित में खड़ी हुई एक पत्रकारिता किस तरह से भारतीयता को देख रही है, किस तरह से लोगों के संघर्ष को देख रही है और किस तरह से जो है जोखिम उठा रही है, ये अपने आप में पयामे आज़ादी इसकी मिसाल है। और पयामे आज़ादी की जो भावना है, जो जज्बा है, वो भारतीयता की जो पहचान की है पयामे आज़ादी ने, वो जो बाद में जो है सर मोहम्मद इकबाल ने जो तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस तराना को सबसे पहले जिस फॉर्मेट में अजीमुल्लाह खान ने लिखा है, वो मुझे लगता है उसको यहाँ पढ़ना जरूरी है। उस तराने से ही इंस्पायर्ड लगता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उस तराने के 2 दशक बाद जो है बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम जैसा गीत लिखा आनंद मठ में। तो वो तराना ये है कि हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, ये पयामे आजादी में अजीमुल्लाह खान ने लिखा था, ये प्रकाशित हुआ था। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी न्यारा, जन्नत से भी प्यारा, ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानी से रोशन है जग सारा, कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंग जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत को इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूट दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने तुझको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा। ये गीत जो है आप मोहम्मद इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से अगर आप कंपेयर कर लीजिए तो लगेगा कि इसको थोड़ा अदल बदल करके जो है वो लिखा गया। तो लेकिन हमारे जो भी आज़ादी के उत्सव हो रहे हैं, जो भी आज़ादी के कार्यक्रम में हो रहे हैं, उसमें ऐसे गीतों को, उसमें ऐसे लोगों को जगह दी जानी चाहिए, उसमें उनको महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि जो है वो एक तरह से अभी एक घटना हुई है जिसमें खूनी दरवाजे के संरक्षण को भारत सरकार ने और बड़े संस्थाओं ने मना कर दिया है, जो कि अपने आप में एक तरह से मॉन्यूमेंट है, जो कि मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आता है, लेकिन उसको किन्हीं कारणों से रोक दिया गया। और कई इतिहासकारों से मेरी बात हुई जो कि और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनसे बात हुई, वो सब भीतर से बहुत दुखी हैं। ये जो भारत की विरासत है, इस विरासत को जो है वो बचाया जाना चाहिए, इसको संभाला जाना चाहिए। और यही भारत की विरासत को एक व्यापक दृष्टि प्रदान करती है, जो दृष्टि हमें जो है वो एक तरह से 2 नेशन थ्योरी को खारिज करती है, जो दृष्टि तमाम तरह के जो है वो छोटे मोटे झगड़ों को खत्म करती है और दीवारों को खत्म करती है। और उस लिहाज से जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि पयामे आज़ादी को किस तरह से जो है वो चलाया गया और पयामे आज़ादी ने क्या क्या संदेश दिया। पयामे आज़ादी ने सिर्फ ये तराना ही नहीं छापा था, पयामे आज़ादी ने बहादुर शाह जफर का वो पैगाम छापा था, जिसे बाद में जो है वो हिंदुस्तान के अन्य अखबारों ने भी प्रकाशित किया। और वो पैगाम बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो है वो बहादुर शाह जफर का जो पैगाम है कि जो है वो खुदा ने जितनी नियामतें इंसान को बरकत की हैं उनमें सबसे बेशकीमती नियामत हम आज़ादी, और उस आज़ादी पर जो है एक तरह से अंग्रेजों ने या फिरंगी ताकतों ने हमला बोल दिया है। इसलिए हमें उठ करके और उसको
कामयाब करने की जरूरत है। तो वो लेकिन बहुत ही खूबसूरत भाषा में वो प्याम दिया गया है बहादुर शाह जफर का, और उसको जो है वो प्याम आजादी ने छापा था। बल्कि एक तरह से उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो बहादुर शाह जफर का अपने आप में जो है जो प्याम है। और उसमें बहुत सारे सूत्र जो है छुपे हुए हैं, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हम किस तरह का हिंदुस्तान बनाना क्यों करना चाहते हैं, हम किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। तो उसमें इंडियन मासेस के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है, और ये भी बताया गया है किस तरह से जो है हमारे किसानों को, हमारे जो है दस्तकारों को, हमारे व्यापारियों को लूट रहे हैं फिरंगी, और उन्होंने उनको गरीबी में ढकेल दिया है। और जो है वो चीट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं हिंदुस्तानियों के साथ। और उन्होंने ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर को ग्रैब किया है, बल्कि जो है वो लोगों के धर्म को भी छीन रहे हैं। और ये लोगों के दिलों को बहुत ज्यादा आहत करने वाली बात थी। और शायद कुछ लोग तो कहते हैं कि इसी नाते लोग उठे थे, लेकिन ये भी एक वजह थी कि लोग अपने मजहब को बहुत जो है वो सीने से लगा के रखते थे। वो मजहब से एक दूसरे से नफरत करने की बजाय उस मजहब को सहेजना चाहते थे, क्योंकि भारत के लोगों ने हजारों साल से अपने अपने मजहब के साथ जीना सीखा था। और ये भारत की बड़ी बात है कि आपका अपना मजहब है, मेरा अपना मजहब है, हमारा आपका कोई विवाद नहीं है। वो कभी कभी विवाद उठ जाते हैं, लेकिन जो है आप अपने मजहब को पूरी तरह से बदल दीजिए, हमारे मजहब पे आ जाइए, या हम अपने मजहब को बदल के आपके मजहब चले जाएंगे, ऐसी बहस भारत में थी नहीं। और जो है ऐसी जो बहादुर शाह जफर के रूप में कम से कम जो पैगाम आता है वो उसमें दिखाई पड़ता है। और वो एक जंक्चर है। बहादुर शाह जफर के बारे में विलियम डालरिम्पल भी इस बात को अंडरलाइन करते हैं कि भले वो एक कमजोर शासक थे, भले वह जो है वो एक तरह से जीत नहीं पाए और हारे, और उनके नेतृत्व में जो है जो भी क्रांति हुई वो विजयी नहीं हुई, सफल नहीं हुई, लेकिन उनके जो है सेकुलरिज्म के क्रेडेंशियल्स पर कोई डाउट नहीं है। तो उनकी जो धर्मनिरपेक्षता थी वो अपने आप में एक तरह से बहुत ही, एक तरह से वो अनटेंटेड थी, उसमें कोई दाग नहीं था, वो एक तरह बहुत ही प्योर थी। तो प्याम आजादी ने उसको, उस पंपलेट को छापा था। और बहुत बड़ी बात, एक दिलचस्प बात यह है कि जो उस समय का उर्दू प्रेस था, उस समय के उर्दू प्रेस ने, ऐसा नहीं है कि ये सब मामला जो है वो शुरू से ही उर्दू प्रेस ऐसा कर रहा हो, ऐसा नहीं है। उर्दू प्रेस ने जो है जब उसको थोड़ा बहुत जो है मेटकाफ के जमाने में आजादी मिली प्रेस को, तब उसने पंपलेट छापना और बहुत सारी खबरें देना, गजट छापना, वो सब काम शुरू किया। और उस काम के तहत जो है वो उसी में थोड़ा बहुत सरकार की आलोचनाएं भी होती थी, थोड़ी बहुत चीजें भी होती थी। लेकिन जो है वो धीरे धीरे जब ये इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का और ये सब अभियान चला, तो उन्होंने जो है एक दूसरे तरह से इसका प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और वो उर्दू पोएट्री में, उर्दू अखबारों में वो दिखाई पड़ता है। और प्याम आजादी ने उसको एक दूसरी ऊंचाई तक पहुंचाया, इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म के प्रोटेस्ट को। और इसलिए प्याम आजादी इतना सचमुच जो है वो कहना चाहिए कि अकबर इलाहाबादी के शब्दों में कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, अगर तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। मेरे ख्याल से ये लाइनें जो है प्याम आजादी के लिए सबसे सटीक बैठती हैं। बहुत सारे लोग अपने अखबार के दफ्तर के बाहर ये लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिजर्व भी नहीं करते, बहुत सारे अखबार डिजर्व नहीं करते। प्याम आजादी सचमुच डिजर्व करती है कि जो है उसके स्मृति में ये लाइनें कही जाए और पढ़ी जाए, जो है कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, अगर तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। वो तोप की तरह से ही भयभीत करता था ब्रिटिश शासकों को, तोप की तरह से अत्याचारियों को भयभीत करता था, और एक तरह से क्रांति की मशाल के रूप में क्रांतिकारियों को प्रेरित करता था। और जो तराना मैंने जो है उसका आप लोगों के सामने उद्धृत किया, वो तराना भी कम प्रेरणादायक नहीं है। बाद के किसी भी गीत से आरंभ में लिखा गया है, थोड़ा उसका कला पक्ष जरूर कमजोर है, लेकिन कला पक्ष तो की कोई बात नहीं, उसका जो भाव पक्ष है वो बहुत ही जो है उज्जवल है और बहुत ही प्रखर है, और बड़ी ऊष्मा है उस भाव पक्ष में अपने आप में। तो लेकिन अगर हम जो है वो अखबारों का जिक्र करते हुए दिल्ली उर्दू अखबार का जिक्र न करें, तो हम कहीं ना कहीं मोहम्मद बाकर जैसे पत्रकार के साथ अन्याय करेंगे, मौलवी मोहम्मद बाकर।
और मौलवी मोहम्मद बाकर का बहुत बड़ा योगदान है। इस अखबार की कुछ प्रतियां जो है अभी भी शायद जो है वो नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में है, और कुछ और भी कहीं एक दो मिली हैं। लेकिन ये अखबार भी अपने आप में जो है, इस अखबार के मैनेजर थे सैयद अब्दुल्ला, और मौलवी बाकर जो है वो अ, अ, गुजर अतिकात खान में रहते थे। और जो है वो लगभग 13 प्रतियां जो है इसकी प्रकाशित हुई थी 17 मई से और 13 सितंबर 1857 को। और सबसे एक तरह से ऑथेंटिक किस्म की गदर की जो रिपोर्टिंग है वो इस अखबार में की गई थी। मौलवी मोहम्मद बाकर दिल्ली में घूम घूम करके और खुद इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उन्होंने 1857 की बहुत खूबसूरत रिपोर्टिंग इस अखबार में की थी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक काम किया था कि वो जो काम ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल के तहत कर रही थी उसको वो काउंटर कर रहे। और ये काउंटर करना, शायद आप सोचिए कि आज के जो है वो 160-70 साल पहले कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक तरह से इलॉजिकल डिवाइड है उसको कोई अखबार काउंटर कर रहा हो, और आज 21वीं सदी में हमारे भीतर उसको काउंटर करने का न जज्बा है न साहस है। आज के सारे चैनल बैठ करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और डिवाइड एंड रूल का जो है वो हिस्ट्री राइटिंग कर रहे हैं आज के चैनल, आज के अखबार। तो इस ऐसे में वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो है वो 1857 में जो काम हो रहा हो एक तरह से 160-65 साल पहले, और वो आज हम ना कर पा रहे हैं 21वीं सदी में, जबकि हम अपने को बहुत आधुनिक कहते हैं। हम नई जनरेशन से भी बात करते हैं तो नई जनरेशन कहती है कि पिताजी या पापा जी बहुत कुछ बदल गया है, आप लोग पुरानी बातें करते हैं, नए जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी चीजें हो गई, हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, तो अब पुरानी बातें आप छोड़ दीजिए, आप 1857 की। बल्कि ये एक जुमला है कि आप क्या 1857 की बातें कर रहे हो, आप जो है मतलब 1857 की बातें करना बहुत पुरानी बातें करना। 1857 के जो मूल्य हैं साथियों वो पुराने नहीं हैं, वो बेहद नए हैं। वो 21वीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19वीं सदी में थे। अगर हमारी भारतीय सभ्यता उन मूल्यों को समझ जाए, उन मूल्यों को ग्रहण कर ले, तो हमारा सारा संकट दूर हो सकता है, हमारी सारी परेशानी दूर हो सकती है, एकेडमिक परेशानी दूर हो सकती है, पॉलिटिकल परेशानी दूर हो सकती है, इकोनॉमिक परेशानी दूर हो सकती है, कल्चरल परेशानी दूर हो सकती है। और वो दूर करने की कोशिश दिल्ली उर्दू अखबार इस तरह से कर रहा था कि जामा मस्जिद की दीवारों पर अंग्रेज लोग पोस्टर लगाते थे कि किस तरह से जो है हिंदू और मुसलमान अलग है। हिंदू पूरब का मुंह करके पूजा करते हैं, मुसलमान पश्चिम का मुंह करके पूजा करते हैं। हिंदू जो है वो एक तरह से जो है हाथ नीचे करके धोते हैं, मुसलमान जो है वो हाथ ऊपर करके धोते हैं, हथेली ऊपर कर लेते हैं, धोते हैं। और इस तरह की जो थोड़ी बहुत माइन्यूट जो है वो एक कल्चरल डिफरेंसेस कहिए या बिहेवियरल डिफरेंसेस कहिए, उसको लेकर के इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे। तब जो है ऐसे दौर में दिल्ली उर्दू अखबार ने उसको काउंटर किया, और उन्हीं पोस्टरों के बगल में दिल्ली उर्दू अखबार हिंदू मुस्लिम एकता के जितने सूत्र थे उनको जो है संकलित करके, संग्रहित करके, और वो अपने अखबार का पोस्टर बना करके अखबार को उसकी दीवारों पर चिपकाता था दिल्ली उर्दू अखबार। आज मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल, कोई अखबार इस तरह का काम कर रहा हो देश में, जो कि आज भी उस काम की बेहद सख्त जरूरत है। गांधी की सर्वधर्म प्रार्थना जो है अपने आप में उसी का एक जो है अपने आप में रिफ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है। और गांधी को भी सर्वधर्म प्रार्थना में बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में तो उसमें दंगे और मारपीट विरोध होने लगे, तब गांधी ने कहा कि मैं बंद कर देता हूं, जब तक शांति से लोग सर्वधर्म प्रार्थना में नहीं आएंगे तब तक मैं इसको नहीं चलाऊंगा। लेकिन ये सर्वधर्म प्रार्थना, सर्वधर्म संभाव का जो आदर्श है वो दिल्ली उर्दू अखबार जो है उस दौर में 1857 में प्रस्तुत कर रहा था। 1857 का सबसे बड़ा संदेश भारत के लिए और विश्व सभ्यता के लिए सर्वधर्म संभाव ही है। सर्वधर्म संभाव है और गुलामी के खिलाफ विद्रोह। अगर कोई हमें गुलाम बनाना चाहता, हमारा शोषण करना चाहता है तो हम विद्रोह करेंगे, बगावत करेंगे, और अगर हमारे साथ कोई मोहब्बत से रहना चाहता है तो हम उसके साथ रहेंगे। यही सबसे बड़ा संदेश है 1857 का, जो इन अखबारों में, इन अखबारों की पंक्तियों में बिटवीन द लाइंस आपको दिखाई पड़ेगा। और उस मामले में जो है वो दिल्ली उर्दू अखबार इस काम को कर रहा था। और ये काम
ये काम कितना खतरनाक है, इसको जो है वो मौलवी मोहम्मद बाकर का जो हस्र हुआ उस रूप में हम देख सकते हैं। आज भी ये काम खतरनाक है दोस्तों। कोई भी इतिहासकार अगर बहुत ज्यादा जो है सांप्रदायिक सद्भाव की बात करेगा, कोई एकेडमिशियन करेगा, कोई पत्रकार करेगा, तो वो सत्ता और व्यवस्था के निशाने पर होगा। कम से कम उन लोगों के निशाने पर जरूर होगा जो डिवाइड एंड रूल का एजेंडा लेकर के और जो है कैंपेन लेकर के और एक तरह से जो है वो एक क्या कहना चाहिए कि अभियान लेकर के चल रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बाकर को 14 सितंबर को दिल्ली में ही चांदनी चौक में ही जो है एक पेड़ पर लटका दिया गया, फांसी दी गई और फिर उनको तोप के गोले से भी उड़ाया गया। ये दोहरी सजा जो है वो संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपैराडी है कि किसी आदमी को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन एक अपराध के लिए एक व्यक्ति के शरीर को बार बार सजा दी जा रही है कि फांसी भी दी जा रही है और तोप के गोले से उड़ाया भी जा रहा है। तो ये पत्रकारिता की ताकत है जिससे जो है वो साम्राज्य भी भयभीत हो रहा है, तोप का गोला भी भयभीत हो रहा है और फांसी का फंदा भी भयभीत हो रहा है। इसीलिए मौलवी मोहम्मद बाकर हमारी पत्रकारिता के इतिहास में एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह से हैं। उन्हें हम सबको सलाम करना चाहिए। और जो पत्रकारिता सिर्फ कुछ पत्रकारों का स्मरण करके खामोश हो जाती है और एक खास कम्युनिटी के, वो पत्रकारिता अन्याय करती है। आज ही आप देखिए, आज आप टेलीग्राफ में रामचंद्र गुहा का बहुत सुंदर लेख है बीजी हर्नीमैन के बारे में। बीजी हर्नीमैन एक अंग्रेज थे और किस तरह से उन्होंने भारतीयों के हित में पत्रकारिता की, उनको डिपोर्ट किया गया। उन्होंने जलियांवाला बाग को लेकर के जो है जिस तरह का लेखन किया और फिर उनको यहाँ से डिपोर्ट किया गया, लेकिन उनका मन नहीं मानता था। फिर वो लौट आए और फिर उन्होंने जो है वो पहले स्टेट्समैन में थे, फिर बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर बने थे और यहाँ उन्होंने अखबार शुरू किया। बस उनका प्लस पॉइंट ये था कि वो अंग्रेज थे और उनसे यहाँ के अंग्रेज अधिकारी और बाबू और बिजनेसमैन सब खौफ खाते थे और उनकी लेखनी तो अपने आप में दमदार थी। एक लिबरल थिंकिंग के जो जर्नलिस्ट हैं वो उस तरह के एडिटर थे और हमें भूलना नहीं चाहिए ऐसे एडिटर्स को, ऐसे लोगों को जो हमारे एक आजाद ख्याल की परंपरा के हैं और जिन्होंने उस आजादी की कीमत चुकाई है, जिसकी हर्नीमैन के बारे में गांधी ने भी लिखा है कि वो बहुत ही साहसी थे और बहुत ही तटस्थ थे और अपनी लेखनी से कभी समझौता नहीं करते थे। तो ऐसे समय जो है वो दिल्ली उर्दू अखबार जो है वो पुराना अखबार था और उस समय जो 1857 में उसकी 13 प्रतियां छपी थी, लेकिन उन्होंने अपना अखबार 1836 से निकाला था जब मेटकाफ ने प्रेस को थोड़ी आज़ादी दी थी। और इसका जो महीने का एक अखबार का जो मूल्य था वो 2 रुपये था और अर्धवार्षिक जो इसका शुल्क था वो 11 रुपये था, सालाना शुल्क 20 रुपये था और अखबार का साइज जो है 20x30 सेंटीमीटर था और हर मंडे को ये छपता था, हर सोमवार को। और एक जो है वो हुसैन आजाद साहब ने, जो कि मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे, उन्होंने जौक का दीवान किस तरह से बचाया और पूरी जो है 1857 के दौरान घूमते रहे, भागते रहे, उनका संदूक लिए हुए पेड़ों के नीचे बैठते रहे और वो अर्धविक्षिप्त और पागल से हो गए, लेकिन उन्होंने जौक का दीवान बचाया इस दौरान जो है। तो जो एक तरह से जो लिटरेचर है, जो हमारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, जिसको कि किताब और ज्ञान जो संपत्ति है, इस बारे में बौद्धों की एक कथा है कि कुछ बौद्ध लोग, कुछ चाइनीज लोग जो है भारत से बौद्ध धर्म की किताबें लेकर के जा रहे थे और जहाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ये लगा कि जो है जहाज डूब जाएगा या नौका डूब जाएगी, तो उसमें जो है वो किताबों का बोझ ज्यादा था और उसमें से कुछ लोग समुद्र में कूद गए ताकि किताबें बच जाएं। तो ये बात जो है हुसैन आजाद के संदर्भ में कही जा सकती है, जिन्होंने जौक के दीवान को पागलपन के हद तक बचाने की कोशिश की और बचाया, उनका संदूक लेकर के सब तरफ घूमते रहे। तो उस समय बहुत सारे अखबार थे और जो है वो सदीकुल अखबार, खुलातुल अखबार, उर्दू अखबार और जो है वो लखनऊ से तिलस्म अखबार छपता था और उसने जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में छापा था कि भाई जो है वो घसियारी मंडी में एक जो है
मौलवी आया हुआ है लखनऊ की, और वो जिहाद जिहाद चिल्लाता है और वो अजीब अजीब बातें करता है। और वही मौलवी अहमदुल्ला जो है शाह बाद में फैजाबाद की जेल तोड़ करके और निकले, और उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, और वीर कुंवर सिंह को सपोर्ट किया और बहुत सारी चीजें उन्होंने की। मौलवी मोहम्मद शाह, जिनको डंका साहब भी कहा जाता है, तो उनका अपना जो है मामला है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि उस दौर में उर्दू लिटरेचर जो है अपने ढंग से फ्लोरिश कर रहा था, और 57 के इम्पैक्ट में भी उसमें बहुत सारी चीजें आई थी। और एक रोचक कथा यह है कि बहादुर शाह जफर को हडसन ने एक जो है वो शेर लिख करके भेजा, और वो शेर जो है वो तंज करने वाला था, व्यंग करने वाला था, और उसमें भारत की पराजय की बू आ रही थी। भारत की जो है एक तरफ से भारत ने समर्पण कर दिया, इसकी बू आ रही थी। और जिस समर्पण से बहादुर शाह जफर किस तरह से इनकार करते हैं, ये दोनों की जवाबी शायरी में आप इसको देख सकते हैं। वो शायरी ये है कि हडसन ने लिखा, कि वो भी शायरी करता था कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान। दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, है जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर भी जो है वो भले हारे हुए बादशाह, भले जो है वो एक तरह से डिफीट की ओर जा रहे थे, लेकिन उनका जज्बा नहीं हारा था। उनके भीतर जो जज्बा था, जो थॉट्स थे, जो चेतना थी, वो नहीं मरी थी। और वो उनकी शायरी में हम देख सकते हैं कि जो है वो गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। जफर जवाब देते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो ये जो जफर का जो जज्बा है वो एक हारे हुए बादशाह में भी हम देख सकते हैं। यही भारतीयता का जज्बा है, यही फ्रीडम मूवमेंट का जज्बा है, और यही हमारे 1857 का संदेश है जो हम बार बार देखते हैं। और लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता भी है, और वो सवाल ये बार बार उठता है कि गालिब जो है उस समय थे, और गालिब ने सब कुछ देखा, और लेकिन गालिब ने जो है वो इस बात को लेकर के कम लिखा है, प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारे जो है वो शायरों ने और फिराक ने और बहुत सारे लोगों ने अपने विश्लेषण, क्योंकि गालिब ने जो है वो दस्तंबू करके एक किताब लिखी थी, और जो कि ब्रिटिशर्स के खैरख्वाही में थी। लेकिन गालिब के पूरे लेखन में जो गहरी पीड़ा है, जो गहरा दर्द है, वो निश्चित तौर पे उस दौर की जो उस दौर का जो कत्लेआम है, उस दौर का जो दमन है, उस दौर का जो अन्याय है, उसका अपने आप में रिफ्लेक्शन है। और वो उस तरह से जो है वो साइड भले ना ले रहे हों किसी शासक का, किसी उसका, लेकिन उनके उसमें वो गहराई से मौजूद है। ये बात जो है जब भी आप गालिब को पढ़ेंगे तो मिलेगा। और दिलचस्प तरीके से गालिब से जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी पूछता है कि भाई जो है वो मुसलमान हो, तो वो कहते हैं आधा। तो वो बोलता है क्यों? तो कहते हैं कि जो है वो शराब पीता हूँ लेकिन सूअर नहीं खाता। तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट की फीलिंग, एक चीजें उन गालिब के उसमें हैं जो है, जो उनकी शायरी में दिखाई पड़ती हैं। तो हमें लगता है कि जो उर्दू लिटरेचर है और उसकी अपनी खूबी है, और उसमें बहुत खुल करके साम्राज्यवाद का और ब्रिटिशर्स के दमन का विरोध किया गया है। बस एक छोटी सी जो है मैं लोकल जो एक हीरोइन है और जो हमारी बस्ती जिले की हैं, उनका जिक्र करके मुझे लगता है 10-15 मिनट रश्मि जी और हो सकता है 10 मिनट जी नहीं सर, बहुत लेट हो गया है, 2-3 मिनट में 2-3 मिनट में मैं हाँ, करता हूँ, जी, 2-3 मिनट में बस खत्म करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम भी जो है वो लेट करने वाले गुनहगार हैं। कोई बात। हाँ, और एक बस्ती की लक्ष्मीबाई करके एक कैरेक्टर है, और जिसपे बहुत कम लिखने और देखने को मिलता है, और वो है रानी तलाश कुंवर। और रानी तलाश कुंवर जो है वो उन्होंने करीब आप समझिए कि 9-10 महीने तक जो है 10 महीनों तक अंग्रेजों को चुनौती दी थी। और हम बहुत सारे लोगों का जिक्र
पढ़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो जो बस्ती से फैजाबाद या अयोध्या को जो सड़क जाती है, उस सड़क को उन्होंने जाम कर दिया था। उस सड़क को उन्होंने अंग्रेजों के लिए आना जाना दुश्वार कर दिया था, और घाघरा या सरजू नदी में अंग्रेजों को नौसेना उतारनी पड़ी थी इन लोगों से लड़ने के लिए। और महारानी तलाश कुंवर और के बारे में, वो 1853 से शासन पे बैठी थी। अमोढ़ा एक रियासत थी, छोटी सी रियासत, उसमें शासन पे बैठी थी। और 58 में लड़ते हुए उन्होंने एक तरह से खुदकुशी की थी, मतलब अपने को कटार घोंप करके मार लिया था, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में हम नहीं आएंगे। बगल का एक गांव था राजपूतों का, क्षत्रियों का, जिसने उनसे प्रेरित होकर के विद्रोह में हिस्सा लिया, और इसलिए अंग्रेजों ने उस गांव का नाम गुंडा कुंवर रख दिया। जो गुंडा कुंवर नाम जो है आज तक बदला नहीं जा सका है। भले ही रानी तलाश कुंवर के नाम से बस्ती में एक हॉस्पिटल खुल गया है रानी तलाश कुंवर के नाम से, और उनका नाम अस्पताल के पर्चों पे लिखा जाता है, लेकिन इतिहास में रानी तलाश कुंवर का ठीक से उल्लेख किया जाना अभी शेष है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस मंच का और इस क्रिएटिव हिस्ट्री राइटिंग कैंपेन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया और बातचीत रखी। और जो है वो इन लोगों से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है, और ये बना रहेगा। ये एक तरह से ताजा हुआ है देवेंद्र जी और रश्मि जी और हितेंद्र जी, इन लोगों के प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत सुंदर। और पत्रकारिता सच में कहा जाए तो पत्रकारिता को जो दोनों पत्रकारिता को आप जोड़े हैं, पहले और आज के आधुनिक पत्रकारिता, सही बात है कि अब जो पत्रकारिता हो रही है वो बहुत ही निचले स्तर की हो रही है, और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी लगता है। और खासकर उस समय की पत्रकारिता में जो अंग्रेजों द्वारा 2 अखबार निकलते थे 1857 में, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया और इंग्लिशमैन, उसमें जो बातें छपती थी, और उस दौरान जो उर्दू अखबार और इसमें जो छपती थी, उसमें अगर मिलान किया जाए तो बहुत सारी डिफरेंसेस दिखेगी, और उसको सामने लाने की बहुत ज़रूरत है। 1857 से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आगे आधुनिक भारत। आपका माइक म्यूट हो गया मैम। अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर इशरत आलम जी को बुलाना चाहूँगी। उनसे मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, और वे जाने माने प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ ही अध्यक्ष भी हैं। खासकर प्रोफेसर इशरत आलम जी से मेरी भेंट दिल्ली में ही, जब वो ICHR के मेंबर सेक्रेटरी सचिव थे, तो बहुत अच्छा लगाव बना रहा, और आगे भी उनसे जुड़े रहें। और उनके सहयोग से ही मुझे मॉरिशस जाने का मौका मिला था, जहां मैंने कुंवर सिंह को वहाँ के लोग जो गए यहाँ से पलायन होकर के, वहाँ मैंने उनके किस्से, उनके पर्चे को पढ़ा, जो बहुत अच्छा लगा। तो मैं उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। समकालीन सवालों पर प्रोफेसर इशरत आलम की तीखी निगाह रहती है, और उसे वो इतिहास के आईने में रख कर देखते हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि वो कैसे इतिहास को इस नजरिए से देखते हैं। प्रोफेसर इशरत आलम जी। शुक्रिया रश्मि जी। रश्मि चौधरी साहबा, देवेंद्र चौबे साहब, और आज के मुख्य वक्ता अरुण कुमार त्रिपाठी साहब, और मेरे दोस्त हितेंद्र पटेल साहब भी जुड़े हुए हैं, और सभी साथी महिंद्रा साहब, गणपत, पंकज साहब, जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने भी कही थी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रश्मि जी का और देवेंद्र चौबे साहब का, कि उन्होंने मुझे 14th कुंवर सिंह स्मृति व्याख्यान के लिए दावत दी। और मैं थोड़ी माफी भी मांगूंगा शुरू में ही कि आजकल यूनिवर्सिटीज में रिचुअलिज्म बहुत बढ़ गया है। तो एक रिचुअल हमारा है NAC का भी, कि साहब उसकी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, पढ़ाई लिखाई ठप पड़ी हुई है। तो रिचुअल्स में फायदे होते हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको हमें पार भी करना है, नदियां पार करने के लिए।
आज जो आपके अरुण साहब ने जो तकरीर की, मैं तहे दिल से कहूँगा कि वाक़ई बहुत अच्छा ये था, बहुत अच्छी स्पीच थी, अच्छा सुनने में आया और समकालीन जो चीज़ें हो रही हैं उस पे भी नज़र है, चूँकि वो खुद ही एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और उनकी मतलब संवेदनाएँ समझ में आती है, उनकी सेंसिबिलिटी समझ में आती है और हम हिस्टोरियंस भी तकरीबन उतने ही सेंसिटिव हैं। अरुण कुमार साहब, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ। हम भी बहुत दुखी हैं आजकल के पत्रकारिता से। आपने बहुत सही फरमाया कि अगर आप उस ज़माने को देखें जब एक मतलब विदेशी हुकूमत है और उनकी ही 2-4 टूल लेके हमारे प्रेज़ेंट गवर्नमेंट्स क्या-क्या तबाही मचा रही हैं। पहले भी लोगों ने मचाया, अब भी मचा रहे हैं। तो ये लिटमस टेस्ट है हमारी पत्रकारिता का और उसके साथ ये लिटमस टेस्ट है हमारी परिपक्वता के भी, कि हम वाक़ई कितने नेशनलिस्ट हैं। मैं तो इसे कहता हूँ कि क्या वाक़ई हम नेशनलिस्ट हैं भी या नहीं हैं? क्योंकि जब आप नेशनलिस्ट होते हैं तो ये सारे धर्म, जात, हर चीज़, ये जितनी भी डिसएग्रीगेटिंग फोर्सेस हैं इनको दरकिनार करना पड़ता है, तब आप कहीं जाके उससे अबव होके नेशनलिस्ट होते हैं। अब 21वीं सदी की पत्रकारिता को आप कंट्रास्ट करिए, जो कि हमारे अरुण साहब ने किया, अरुण त्रिपाठी साहब ने किया, तो एक बहुत बड़ा मतलब गैप नजर आ रहा है। क्या जो पत्रकारिता आज हो रही है इसके सहारे कोई कंट्री कभी आजाद हो सकती थी? एक सवाल आता है ये। या फिर हम उसी 19वीं सदी से पहले जो सिस्टम था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? कुछ मतलब कि एक डायलेमा है हम लोग के सामने। एज़ ए हिस्टोरियन मैं देखता हूँ इसे कि बहुत बड़ा डायलेमा है। अरुण साहब ने बड़ा मतलब मुझे बहुत पसंद आया अरुण साहब का व्याख्यान इस वजह से भी कि इन्होंने एक ऐसे अखबार का नाम लिया, पयाम आज़ादी, जो बहुत ज़्यादा उसके अंक नहीं आए थे। लेकिन उसकी विशेषता ये है कि जितने भी अंक आए, उनमें से आप किसी को भी जो भी अभी अवेलेबल है, इन्होंने तो बड़ी मुश्किल से कुछ अवेलेबल किया। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में कुछ प्रतियाँ हैं, मतलब वो भी फैसिमाइल है जैसा कि आपने बताया। इसमें वो जो नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस है, वो रिफ्लेक्ट होती है। कभी मतलब एज़ ए हिस्टोरियन, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या इतना बड़ा आंदोलन, इतना व्यापक आंदोलन, हिंदुस्तान भर में आंदोलन, क्या ये पॉसिबल था बगैर इस किस्म के कॉन्शियसनेस के जो हमें जोड़ रहा था, जो हमें जोड़े हुए था, जो संयोए हुए था? क्या ये पॉसिबल था कि इस तरह का रिबेलियन होता? कार्ल मार्क्स वहाँ बैठा कह रहा है कि साहब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टाइप की चीज़ है, मतलब पहली मतलब ये इस तरह की चीज़ आ रही है। वो एग्रेरियन कॉन्टेक्स्ट में उसे एक्सप्लेन करते हैं, उनका एक अपना नज़रिया है। लेकिन उसके कंडीशंस बनते कैसे हैं? और आज क्या वजह है कि हर चीज़ शिथिल पड़ गई है? हम क्यों इतने मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि रश्मि जी ने ये मौका दिया है जहाँ पे अरुण साहब जैसे लोग बोल रहे हैं। पंकज साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही। तो ऐसा मेरा मानना ये है कि हम लोग जहाँ तक हो सके इस मैसेज को कैरी करें और जहाँ तक हो सके अपनी मतलब कि वक्तव्य से, अपने लेखन से अपने लोगों को बताएं। ऐसा नहीं है कि सुनने वालों की कमी है, कहने वालों की कमी पड़ गई है। मैंने अभी पश्चिम बंगाल शिक्षक संघ की तरफ से मुझसे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि साहब एक आर्टिकल आप लिखें टेक्स्ट बुक्स के बारे में। तो टेक्स्ट बुक से भी काफ़ी छेड़खानी हो रही है। अब बताइए मतलब क्या अगर मतलब हमारी हालत तो वो हो गई है जैसे मतलब उसकी हो जाती है कबूतर की। वो आँख बंद कर लेता है, बिल्ली सामने आ जाए तो आँख बंद कर लेता है, कहता है बिल्ली गायब हो गई। बाद में बिल्ली उसे खा जाती है। बिल्कुल वही हाल हो गया हमारा। हम अकबर को नहीं पढ़ाएंगे साहब,
अकबर नहीं पढ़ाइएगा तो बाहर जब आप जाएंगे, बाहर की दुनिया तो पढ़ रही है अकबर को, तो ये अधपके बच्चों को आप कहाँ ले जाएंगे? एक तरफ तो विश्वगुरु बनने की कल्पना भी है, ख्वाहिश भी है, शायद मैं शायद जानबूझ के कह रहा हूँ, और दूसरी तरफ आपका ये नजरिया भी है, तो इसके साथ बहुत ज्यादा तालमेल नजरिए में, ऑब्जेक्टिव में मुझे नहीं नजर आ रहा है। आपको तो जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज में किसी में भी जाइए, हिस्ट्री का ही मैं कह रहा हूँ, लिटरेचर पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो उसमें भी नजर है। उनको देखिए तो वो हमारे साहित्य पे हमसे ज्यादा वो स्टडी कर रहे हैं। हम रसल को कैसे भूल जाएं? गालिब की इतनी अच्छी स्टडी उन्होंने करी। रियाजुल इस्लाम साहब थे, यही अलीगढ़ के थे, वो मतलब यूनिवर्सिटी के हमारे थे, वो चले गए थे बाद में ऑक्सफोर्ड, वहाँ पढ़ाया करते थे, और रसल साहब उनके दोस्त थे। तो रसल साहब ने तो बहुत मतलब जबरदस्त काम करा है। और बाहर की यूनिवर्सिटीज में हमारे सारी लैंग्वेजेस पे काम हो रही है, चाहे वो संस्कृत हो, लाइडन यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा केंद्र है उसका, और भी जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत, पाली, प्राकृत, बल्कि पाली प्राकृत की अच्छी डिक्शनरी उन्होंने तैयार की है। बाद में कुछ मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट ईयर कौन सा था, वो सारी डिक्शनरीज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी यहाँ पे, वो मल्टी वॉल्यूम डिक्शनरीज हैं। तो लैंग्वेज को आप कितना भी चाहें कि दबा लें, इन चीजों से वो नहीं दबेगी, किसी कोई लैंग्वेज नहीं दबती है। हाँ, खत्म जरूर हो रही है, बहुत सारी भाषाएं खत्म हो रही हैं, वो एफर्ट्स हो रहे हैं उस तरह की भी, और बार बार हमें दूसरों पे मतलब इल्जाम देने के बजाय अपना भी देखना चाहिए कि हम भी उर्दू को, मैं उर्दू का एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। एक अखबार तक तो पढ़ते नहीं है, 4 अखबार इंग्लिश का पढ़ते हैं, एक अखबार उर्दू या हिंदी का नहीं पढ़ते। फिर कहते हैं यार उर्दू जबान खत्म हो रही है और हिंदी बहुत बिगड़ गई है। तो ये भी थोड़ा सा हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, तो सबको देखना चाहिए हमें। और मैं तो डेलिबरेटली कॉन्शियसली इसी वजह से एक उर्दू अखबार को, हालांकि ये उर्दू अखबार अब जो चल रहे हैं ये बेचारे तो बस उसी अंग्रेजी अखबार का अनुवाद छाप देते हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है, कौमी आवाज जो निकलती थी उसमें बातें आती थी, राष्ट्रीयता की भी आती थी, और कॉमन पब्लिक किस तरह से उसमें रिफ्लेक्शन है उनके बारे में, उस बहुत अच्छे अच्छे लेख आते थे। अब वो सब गायब हो गया। एक बेंगलोर से एक अखबार आता था नशेमन, बहुत काफी वॉल्यूमिनस होता था, अब वो भी अखबार बंद हो गया है। तो इस तरह के अखबार, अब जैसे आपने अभी अरुण साहब ने हम लोगों को बताया कि साहब ये पयाम आजादी है, इसके भी बहुत सारे अंक नहीं आए, कुछ ही अंक आए, लेकिन फुल ऑफ थॉट हैं। उसमें आज़ादी की लड़ाई के बारे में जो बातें कही गई हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। इसके अलावा आपने जिक्र किया तिलिस्म का, जो लखनऊ से आता था। हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब एक इश्यू सिर्फ 13th वॉल्यूम नहीं है, बाकी पूरा कलेक्शन हमारे पास है, नकल है उसकी लेकिन है पूरी। और इसी तरह से सादिकुल अखबार है या दिल्ली उर्दू अखबार है, इनकी भी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, ये भी नहीं छपे। जैसे दिल्ली उर्दू अखबार है, ये 26 जनवरी 1857 से शुरू हुआ था, 19 मार्च 1857 में खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल जितने भी इश्यूज हैं उनको पढ़ने से ये लगता है कि हम और आप कहीं ना कहीं उनकी रोशनी के सामने बहुत बहुत धूमिल पड़ जाते हैं, बहुत फीके पड़ जाते हैं, एक्लिप्स हो जाते हैं। बिल्कुल समझिए हम उनके सामने स्टैंड ही नहीं कर सकते। अगर वो आज खड़े हो जाएं कि पूछें कि साहब बताइए आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है कंट्री को इकट्ठा रखने की या आज़ादी को महफूज रखने की, तो हम शायद बहुत पीछे रह जाएंगे, कहीं भी नहीं आएंगे इनफैक्ट। और इन लोगों के, आपने अरुण साहब ने बताया कि बेचारे एडिटर्स को अरेस्ट किया गया। अच्छा, वो बड़े हिम्मती लोग थे। तिलिस्म का मुझे याद है कि तिलिस्म में एक एपिसोड हुआ था, कुछ राजपूत लेडीज थी, औरतें थी, जिन्होंने एक थाने के एक मुलाजिम को, मतलब जो कि जाहिर सी बात है ब्रिटिश साम्राज्य का वो था, रिप्रेजेंटेटिव था हिंदुस्तानी, लेकिन उसकी बहुत पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो मर गया। और
फिर जो पूरा एपिसोड है वो तिलस्म में हाजिर है। तो ये भी करेज की बात है कि उस जमाने की गवर्नमेंट के एक बड़े मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कहिए, एक साहब जो मुलाजिम है उसके, और जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए छोटे से लेवल पे, उसको उसका मर्डर होता है और ये लेडीज मतलब मारती हैं, पब्लिक फिर बाद में मारती है और वो बेचारा मर जाता है। और इसको अखबार की सुर्खियां बनाना ये ओपन इनविटेशन था मेरे हिसाब से ब्रिटिश साम्राज्य को, ये बताना कि देखिए हम कहां तक जा सकते हैं, वी विल रिपोर्ट इट। क्या हम आज के पत्रकारों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो रिपोर्ट कर देंगे इस तरह की चीजें? और ज्यादा खतरे बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और हम सब गाफिल नहीं है, हमारी नजर में है ये चीज। और मुझे अरुण साहब आपका जो आपने ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश की है सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा क़याम आज़ादी में, वो काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे उम्मीद है कि रश्मि जी इस स्पीच को रिकॉर्ड करेंगी और अरुण कुमार साहब से रिक्वेस्ट होगी कि वो इसे आपके किसी जर्नल में छापने के लिए दें या वो किसी अखबार में छापें जो हम लोगों को भी अवेलेबल हो, क्योंकि ये सारी बातें अब कुछ लुप्त सी हो गई हैं और कुछ जानबूझ के लुप्त कराई जा रही हैं। लेकिन हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे जाकिर हुसैन साहब, हमारे फादर उस जमाने में पढ़ते थे यहाँ पे, वो ये कहते थे कि देखिए अब वो वाइस चांसलर थे, वो ये कहते थे कि टुक टुक करते रहो, कभी तो पब्लिक तुम्हें सुनेगी, कुछ कुछ लिखते रहो, पब्लिक सुनेगी और आप कामयाब होंगे। तो ये कुछ चीजें थी। और आज का व्याख्यान से पहले वाला जो प्रोग्राम था उस पे पंचकोशी पे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमारे देवेंद्र चौबे साहब, रश्मि जी, बद्री नारायण साहब, ये लोग इस दिशा पे काम कर रहे हैं। वो एक तरह से ओरल हिस्ट्री के बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन करना, जो आप अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एक्सरसाइज है। उसकी एक मेथोडोलॉजी भी डेवलप करी इन लोगों ने अपने हिसाब से। मैंने कुछ पढ़े हैं इनके लेख, और अपने आप में एज ए मतलब ट्रेडिशनल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जो आर्काइव से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा जाते हैं, मैं समझता हूँ ये एफर्ट जो आप लोग कर रहे हैं इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए इसी प्लेटफॉर्म से। क्योंकि आप देखिए, मैं जब जैसे रश्मि जी ने बताया कि मेंबर सेक्रेटरी था ICHR का, तो नॉर्थ ईस्ट के आर्काइव से मैंने सोचा कि ICHR एक प्रोजेक्ट करे जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हों। तो पता चला उनका तो ब्रिटिश पीरियड से पहले के कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, और हैं भी थोड़े बहुत तो बुरंजी हैं, और ज्यादा अंदर जाइए मणिपुर के साइड में और उधर अरुणाचल की तरफ, तो वहां तो लेख के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, मतलब क्या हम इंटाइटल्ड हैं ये कहने के लिए कि इनका कोई इतिहास ही नहीं था? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब उनका इतिहास में हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे बठारी, तो मैंने बटारी से कहा कि यार आप लोग इस काम को करिए, गांव में जाइए, जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनसे रिकॉर्ड करिए उनकी चीजों को। कोई जरूरी नहीं कि वो आदमी आपको पूरी सच ही बताएगा, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन सा पूरी सच बताते हैं? हमें उसको भी क्वेश्चन करना पड़ता है। एज कार जैसे कहते हैं कि साहब इट्स एन डायलॉग बिटवीन हिस्टोरियन एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड तो वो आप करिए उनके साथ। तो कुछ हद तक काम हुआ था, फिर मैं चला आया तो उसके बाद सुनने में आया कि वो काम बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब कंसिडरेशंस भी अलग हो गए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, या हमारे आदिवासी भाई हैं, या हमारी लेडीज हैं, औरतें हैं, या लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है हमारा, इन्होंने तो अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी है, तो इनकी हिस्ट्री कौन लिखेगा? हम और आपसे उम्मीद है। और ये जो आप लोगों ने एफर्ट लिया है कि गांव के लेवल से शुरू किया और मतलब यूरोप तक आप काम मतलब ले गए अपने संदेश को, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं हितेंद्र पटेल साहब तो इस पर बहुत कुछ लिखते हैं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी रहता हूँ। तो बद्री नारायण साहब का अच्छा खासा काम है इस पर। ठीक है, इसमें ये गुंजाइश तो है, शाहिद अमीन की किताब में भी है ये,
इसकी ये गुंजाइश तो है कि कुछ चीजें बहुत ही फिक्टिव होंगी, फिक्टिशियस होंगी, लेकिन उसके बेसिस पे ये कहना कि हम पूरी चीज को ही ये कह के टाल जाएं कि साहब ये ओरल अकाउंट्स जो हैं वो इग्नोरेंट हैं, ये भी बहुत हद तक सही नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी एथनोग्राफी की हिस्ट्री है, ठीक है अंग्रेजों ने शुरू करा हमारे यहाँ लिखना, लेकिन उससे पहले भी हम लोग ओरल हिस्ट्री कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हमारे संस्कृत लिटरेचर को पढ़िए, अगर हर्षवर्धन के बारे में बाण लिख रहा है तो वो जब जंगलों का जिक्र कर रहा है तो किन किन चीजों का और कौन लोग वहां रहते हैं, क्या करते हैं, उनका भी जिक्र कर रहा है। तो तलाश करने पे चीजें मिलेंगी। एक हमारे हिस्टोरियन है यान वांसीना, जो वांसीना साहब ओरल हिस्ट्री पे ही उन्होंने कुछ काम किया है, और एक जर्मन हिस्टोरियन ने फ्लिक, वो भी इस पे बहुत अच्छा काम। मैंने उनको ICHR की तरफ से बुलाया था और नॉर्थ ईस्ट भेजा था कि आप जाके वहां इंटरेक्ट करिए। तो मतलब इनकी इम्फेसिस है कि रिटन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओरल ट्रेडिशंस होना चाहिए। बाद में हिस्टोरियन उससे अपना मटेरियल निकाले, एग्जामिन करे, स्क्रूटनाइज करे मटेरियल को, कितना हिस्टोरिकल है, कितना इमेजिनेटिव है, वो सारी चीजें बाद में होंगी। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन जो है पास्ट का, उसको करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अब जैसे अखबारों की बात हमारे अरुण साहब ने की, अखबारों में भी कोई जरूरी है कि सारी चीजें सच ही लिखी जा रही हैं। वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी रिपोर्टर्स हैं, उनमें एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है कैसे रिपोर्ट करना है। लेकिन आए दिन हम लोग देखते हैं कि साहब बहुत सारी गलत खबरें भी छपती रहती हैं। उनका भी एक ऑब्जेक्टिविटी है, उनकी भी एक ऑडियंस है जिसके लिए वो ये गलत खबर छाप रहे हैं। और आजकल तो पोस्ट ट्रुथ का जमाना है, तो और बड़ा मुश्किल काम हो गया हिस्टोरियंस के लिए ट्रुथ की सच्चाई तक जाना, मतलब उसकी गहराई तक जाना और मुश्किल काम हो गया है। बहरहाल ओरल ट्रेडिशन को हमें संज्ञान में लेना होगा, और जितनी जल्दी इनका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए उतनी जल्दी उन ट्रेडिशंस को टोटली लुप्त होने से हम बचा सकते हैं। बाद में तो फिर नए नए इतिहास आ जाएंगे, वो इतिहास जिनकी मतलब अब तो कॉन्शियसली कोशिश भी की जा रही है इस तरह के इतिहास क्रिएट करने की, जो वाकई इतिहास में नहीं है चीज। ये खतरा भी है, लेकिन सिर्फ खतरे के बेसिस पे, या ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये इस अंदेशे से कि साहब यहाँ पे हम थोड़ा मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल हिस्ट्री है उससे हट जाएंगे, इस खतरे को नजरअंदाज तो करने नहीं कहूंगा, उसको खातिर में लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जरूर हो जाना चाहिए, सिर्फ इंसानों का नहीं। जैसे हमारे गांव की टेक्नोलॉजी है, ICHR में हमने एक प्रोजेक्ट और शुरू करने की कोशिश की थी, जो मतलब मैं तो ये वासुदेव चटर्जी साहब आए थे, उनका ये आइडिया था कि हम लोग जैसे गांव में एक मंदिर है, तो वो मंदिर कितना पुराना है उसकी हिस्ट्री भी ट्रेस करनी चाहिए। नहीं तो दिल्ली में कई मंदिर हैं जिसमें लिख दिया गया है कि प्राचीन कालीन मंदिर, और हुआ हमारे सामने है 70 या 80 के दशक में, लेकिन वो लिख रहे हैं प्राचीन काल। आप बताइए, पुराने किले के ठीक नीचे एक बड़ा सा मंदिर बना दिया गया और कहा प्राचीन कालीन है, क्या कोई सुल्तान ये बर्दाश्त कर पाता? इस वजह से नहीं कि भगवान ने अंदर भी मंदिर थे, लेकिन इस वजह से कि दुश्मनों को एक जगह मिल जाएगी, जो मतलब जैसे मंगोल्स थे या और लोग थे, या इंडियन रिबेल्स थे, जो मतलब जैसे बाबर के टाइम में पठान लोग थे रिबेलियन, तो कोई जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हों, जो भी उस राजा से की मुखालफत कर रहा है उसका भाई भी हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा ही के खिलाफ चला गया, तो क्या वो किले के पास ऐसे लोगों को बसने देते जिसके सहारे किले पे मतलब अटैक कर सकते थे? किले के आसपास तो किसी को नहीं आने देते थे, वो नदी के किनारे होता था। अब वो नदी का कोर्स काफी दूर चला गया, नहीं तो लाल किला को टच करते हुए यमुना बह रही थी। चांदनी चौक जहाँ पे ये यमुना की जगह थी यहाँ पे, तो अब वो रिवर कोर्स चेंज होते होते काफी दूर चला गया है। ये सारी चीजें भी हमें पता चलेंगी इन्हीं जो मतलब कि ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हट के जो हमारे सोर्सेज हैं उनको कलेक्ट करने से। और मैं जरूर कहूँगा देवेंद्र चौबे साहब के लिए, और ये
ये किताब भी मैंने अभी पढ़ी नहीं, इसलिए मैं इस पर कमेंट करने से गुरेज करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके मतलब जो उनकी कोशिश रही होगी वो किस तरह की होगी, जो इतिहास से बहुत करीब होगा। आप उनको आसानी से ये नहीं कह सकते कि अरे यार ये तो ओरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, नहीं, आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, एज ए हिस्टोरियन, एज ए कॉन्शियस हिस्टोरियन हमें देखना पड़ेगा। और एक चीज देवेंद्र साहब जो पंचकोशी के बारे में मतलब कि ठीक है, जैसे उन्होंने अखलाक साहब ने भी कहा कि साहब 5 नदियों के बारे में है, तो ये पंजाब क्यों नहीं हुआ? तो क्या मतलब इस तरह के अंदाजा लगाना सही होगा कि 5 कोस है या 5 नदी है? 5 नदी अगर उस जमाने की होती तो ये भी पंजाब हो जाता, क्योंकि नदी वर्ड हम लोग के उसमें ज्यादा आती नहीं पर्शियन डॉक्यूमेंटेशन में। सर ये 5 नदियां नहीं, 5 ऋषियों के बारे में है। हाँ, वो सब डिबेट है सर, वो डिबेट करना होगा उस पर। अभी अखलाक साहब ने भी कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, 5 रीतियों के बारे में है, 5 कोस के बारे में है, ये जो भी है वो तो मैंने पहले ही अपनी अज्ञानता जाहिर कर दी है कि मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं, लेकिन ये सुन बचपन से रहा हूँ इस इलाके के बारे में कि पंचकोशी, बचपन से सुन रहा हूँ इसे। तो ये अच्छी बात है कि देवेंद्र साहब ने एफर्ट दिया है, और देखेंगे किस तरह से हमें भी देखना है। अरुण कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा मैं, और रश्मि जी, देवेंद्र चौबे साहब का खास तौर पे कि हमें मौका दिया इतना अच्छा लेख, मतलब इतना अच्छा वो सुनने का, इतने अच्छे स्पीच सुनने का मौका दिया है। बस रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी, और चूंकि अध्यक्ष के कुछ प्रिविलेज हैं, तो एक प्रिविलेज मेरा ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिसे लिख के जल्द से जल्द हम लोगों को दें ताकि हम पढ़ सकें और ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। आज के कंटेक्स्ट में बहुत ही समकालीन संदर्भ में बहुत जरूरत है इसकी। मैंने स्टेट एंड हिस्ट्री करके एक लेख लिखा है, अभी वो छप रहा है, उसमें मैंने पूरे वर्ल्ड का सर्वे करके बताया कि जहां जहां भी डिक्टेटोरियल रिजीम्स आए हैं, हिस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हिस्टोरियंस खड़े हुए हैं। हिटलर साहब ने 5 आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको बुलाया और कहा कि तुम लोग ये लिखो कि पूरी दुनिया की सभ्यता यहीं से निकली। लकीली हमारे यहाँ इस तरह से नहीं हो रहा है, मतलब फोर्सफुली नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके यहाँ तो डिक्टेटर साहब ने, हिटलर साहब ने कहा था। और एक आर्कियोलॉजी नाम की एक पत्रिका आती है, बहुत पतली सी है लेकिन बहुत ही अच्छी है, उसमें ये लेख आया था आज से 5-7 साल पहले, उसमें मैंने पढ़ा था। तो वो 5 आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन हम गलत बात नहीं लिखेंगे। ये कमिटमेंट जो अरुण साहब ने बात की, ये उस जमाने में वो बेचारे मारे जा रहे हैं, फांसी लगा दी जा रही है जर्नलिस्ट को, लेकिन वो अपना कलम नहीं रोक रहे हैं। जो सच समझ रहे हैं उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जो सच समझ रहे हैं वो लिखने की उनके अंदर हिम्मत है, लिख रहे हैं। और हमारे सामने वो आ भी गया, लिखने के बाद छाप भी रहे थे बेचारे। ये फिरंगी महल वाले ही तो थे जिन्होंने वो इसको इनको सपोर्ट किया था, याकूब को। याकूब साहब तो फिरंगी महल के ही थे, तिलिस्म के जो थे पब्लिशर, और उन्हें भी कितना सताया गया, लेकिन उन्होंने लिखी अपनी बात। तो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें मैं यही कहूँगा कि इससे इंस्पायर हो के हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उस दीप को, दिवाली हम लोगों ने मनाई है, उस दीप को जितना भी उसके मतलब की फ्लिकरिंग हो रही है, वो हिलता डोलता नजर आ रहा है, लेकिन उसको हम लोगों को जलाए रखना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। नहीं तो आजकल तो तमस ही तमस है, ज्योति तो बहुत। आप अरुण कुमार साहब ने जो तकरीर की या हमारे देवेंद्र साहब ने जो किताब लिखी, वहाँ थोड़ी दीप की रोशनी नजर आ रही है। मैं इसके साथ ही अपनी बात में खत्म करूंगा। और रश्मि जी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण साहब, आपका खास तौर पे तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपका इस बहुत अच्छी लगी। और
वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ इसे। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद प्रोफेसर ईश्वर जी, और इतने अच्छे व्याख्यान और अध्यक्ष वक्तव्य, ऐसा लग रहा था कि और सुने। और इतिहास यही होता है कि जो बार बार हम उसे सुनते हैं, बुनते हैं और फिर समझ के नया इतिहास रचते हैं। अब मैं, चूंकि बहुत समय हो गया है, तो अब मैं डॉक्टर गणपत को बुलाना चाहूंगी कि वो विधिवत कार्यक्रम का ये करें। धन्यवाद मैम आपका, अरुण जी का और प्रोफेसर इशरत आलम जी का, कि उन्होंने इस व्याख्यान के 14वें अध्याय को समृद्ध और संपन्न बनाया। इस कार्यक्रम के आज के दिन, पहले दिन, हम अब अंतिम पड़ाव पर हैं, और मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव से निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर अजय कुमार यादव। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत सर। इस 9वां सृजनात्मक इतिहास वार्षिक सम्मेलन 2021 के आज पहले दिन इस व्याख्यान, परिसंवाद और पुस्तक विमर्श में आए हुए सभी प्रतिभागी, वक्ता और श्रोताओं का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस धन्यवाद की कड़ी में सबसे पहले मैं रंगकर्मी महेंद्र प्रसाद सिंह का धन्यवाद करते हैं। पी रवि जो लेखक हैं, जो केरल से जुड़े हुए थे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। 14वां कुंवर स्मृति व्याख्यान, जैसा कि अभी सर भी बार बार कह रहे थे कि अरुण कुमार सर ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, और हम सर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके अलावा अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए इशरत आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। केरल के गांव से जो परिसंवाद हो रहा था, जिसमें मेरा गांव और मेरा इतिहास विषय पे ये बातचीत हो रही थी, इस परिसंवाद में जो आमंत्रित लेखक थे और इतिहासकार आर जयचंद्रन सर का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सिंधु ए का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इस परिसंवाद में विशेष टिप्पणी के लिए प्रोफेसर हितेंद्र पटेल और प्रोफेसर देवेंद्र कुमार चौबे का मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मेहर ज्योति सांगले जो इतिहासकार हैं मैम, और वो जुड़ी हुई थे, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। पुस्तक विमर्श के अंतर्गत आज प्रोफेसर देवेंद्र चौबे द्वारा लिखित पुस्तक पंचकोशी मेला के बारे में बातचीत की गई। इसमें जो आमंत्रित विद्वान थे, जिन्होंने वक्तव्य दिया, डॉक्टर मणिंद्र नाथ ठाकुर और अखलाक अहमद आहन सर का हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसमें विशेष सानिध्य रहा पंकज चतुर्वेदी सर का, जो संपादक हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे अंत में हम इस पूरे सत्र के संयोजन और इस पूरे सत्र के एक तरीके से सूत्रधार रहे डॉक्टर रश्मि चौधरी मैम और गणपत तेली सर, उज्जवल आलोक सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। अब लगभग कार्यक्रम अंतिम समापन की तरफ है, लेकिन कल पुनः हम लोग फिर जुड़ेंगे, और मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगी कि कल फिर 3 सत्र में है व्याख्यान, परिसंवाद और काव्य पाठ, जिसमें व्याख्यान हमारा 9वां रामायण चौबे स्मृति लोक व्याख्यान होने जा रहा है, और वक्ता रहेंगे संजय कुमार इतिहासकार, और अध्यक्षता राम प्रसाद भट्ट जी करेंगे। और दूसरा कुमार नयन स्मृति ग्रामीण इतिहास व्याख्यान होने जा रहा है, और हमारे वक्ता रहेंगी नूरजहां मोमिन, जो जामिया में शिक्षाविद हैं, और अध्यक्षता प्रसिद्ध चित्रकार लीलाधर मंडलोई जी, जो लेखक भी हैं, वो जुड़ेंगे। और परिसंवाद के अंतर्गत 9वां बक्सर ग्रामीण लेखक इतिहास सम्मेलन मेरा गांव मेरा इतिहास में आमंत्रित लेखक और इतिहासकार हैं, जो हम सबसे जुड़ेंगे। संजय स्वर्णकार जी इतिहासकार, बजरंग बिहारी तिवारी जी आलोचक, आशीष पांडे अध्येता स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और विशेष टिप्पणी के लिए दीपक कुमार राय और शशांक शेखर पत्रकार हैं, संतोष कुमार भारद्वाज जुड़ेंगे। और अंतिम सत्र में काव्य पाठ पोइट्री है, जिसमें आमंत्रित कवि में AJ थॉमस जी, जो केरल
के हैं लेकिन यहाँ साहित्य अकादमी में हैं, वो जुड़ेंगे। संतोष एलेक्स केरल से, त्रिभुवन जी राजस्थान से, सुरेश कांटक जी बिहार बक्सर से, प्रियदर्शन जी दिल्ली से और खेमकरण सोमन जी उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। और सत्र आयोजन उज्ज्वल आलोक और गणपत तेली युवा आलोचक करेंगे। तो मैं पुनः कल आप लोगों को विधिवत आमंत्रित करूंगी, 4 बजे जुड़ जाना है और कार्यक्रम को और भी सुंदर और अच्छे से हम लोग सुनेंगे और बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गणपत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ अरुण जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। आप तो कह रहे थे कि मतलब देर हो रही है, अच्छा लगा। हाँ, ईश्वर ने आपकी सच्ची बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा वक्तव्य था। और ईश्वर जी तो खैर मैं एक छोटा सा अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ, जो आप लोगों के जेहन में डाल देना चाहता हूँ। जो आज के प्रश्न श्रृंखला राजकिशोर जी संपादित कर रहे थे वाणी प्रकाशन से, तो वो फिर से शुरू हो रही है और उसका संपादन मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है। तो मैं उनका आंदोलन पर कुछ अंक चाहूंगा जिसमें आप लोगों के सहयोग के बिना निकल नहीं सकता वो। तो आप जो एक बहुमूल्य संपदा आप लोगों के पास है इतिहास की, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से चुराना चाहूंगा या जो है दान में प्राप्त करना चाहूंगा। जितना हो सके कुछ लेखन कुछ ये चाहूंगा ताकि वो हम एक समृद्ध बन सके आप लोगों की सलाह से जी। और आप लोगों के साथ। और सबसे बढ़िया रहा ईश्वर जी की आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और अभी तक हम लोग बिहार तक सीमित है, बक्सर के आसपास करीब हम लोगों ने 9 गांव में गोष्ठियां की लगातार। हर साल हम नवंबर में इकट्ठा होते थे, गांव में जाकर के टेंट लगा करके, प्लास्टिक कुर्सी होती थी, दरी बिछी होती थी, हम लोग बैठ के बातचीत करते थे। पिछली बार हमने मंगल पांडे के गांव से किया था, नवाज से, संयोग से कोरोना के चलते ऑनलाइन करना पड़ा। और इस बार हमारा केरल से हो रहा था और वाकई अनुभव बहुत अच्छा। अपने अच्छी बात यही कि एथनोग्राफी वाला मामला तो बहुत महत्वपूर्ण है। मणिन जी यहाँ बैठे हुए हैं, मणिन जी भी बहुत काम करते हैं और अच्छा है कि एक छोटी सी टीम हम लोग की बनी हुई जिसमें हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं बेहतर। और ये भी अच्छा था कि केरल को हम फोकस इसलिए किया था कि आगे इरादा हो रहा था कि एक स्टेट को हम लोग फोकस करें गाँव को करके। और अभी जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, कल जो व्याख्यान देंगे लोग, पब्लिक लेक्चर देंगे संजय कुमार, वो उत्तराखंड में जेएनयू के पुराने छात्र इतिहास केंद्र के हैं और पहले हिस्ट्री के वहाँ पर अध्यापक रहे, अब इसी कॉलेज के। वहाँ के पास के गांव में अगले साल हमारा कार्यक्रम फिजिकली होने जा रहा है। अब हम ऑनलाइन अगले साल से नहीं करेंगे। ये तो इस बात पर देवेंद्र जी, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कोविड हमें कहाँ तक अलाउ करता है अभी। अभी दोबारा लंदन वगैरह में लॉकडाउन लग गया, पता चला ना आपको? यह तो है, मेक्सिको में भी लॉकडाउन लग गया। यूरोप में मान के ठीक हो जाएगा, अक्टूबर में करेंगे आगे हम लोगों को। नहीं, हम लोग शुभ बोले, अच्छा ही होगा। उसके अध्यक्षता जो करेंगे कल वाले व्याख्यान की राम प्रसाद भट्ट, तो वो जर्मनी में तो हैम्बा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं लेकिन रहने वाले उत्तराखंड के ही हैं, तो वो भी बहुत उत्साहित है अगले साल उत्तराखंड में जो कार्यक्रम होने की बात हो रही है। और चला जाएगा, ये अच्छा अनुभव होगा क्योंकि हमारे सारे जो सहयोगी हैं, मित्र हैं, इतिहासकार सब बहुत 2 साल से दुखी हो रहे हैं कि जो हम लोग गांव में मिलते थे वो ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया मिलने का। तो अच्छा लगा जी, बहुत बातचीत हो रही थी, पहली बार जुड़े मतलब इस पूरे आयोजन से। अरुण जी तो 2008 में एक बार जुड़ चुके थे जब आए थे। हाँ, रश्मि जी ने बताया था जी। जी हाँ, ओम प्रकाश बाल्मीकि जी के। हाँ जी, नहीं, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा वही मीटिंग की वजह से लेट हो गया, नहीं तो मैं और पहले जुड़ जाता। मुझे याद था और 2-3 दिनों से मैं याद रखा था कि मुझे 4:15 पे जुड़ना है। अच्छा रहा कि आप लोग आखिरी में जुड़े, तो आप लोगों ने लंबा समय ले लिया, नहीं तो शुरू में समय की कटौती। डॉक्टर उज्ज्वल के लिए परेशानी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मत करिए, सामान्य बातचीत हो रही है, भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड नहीं करिए। हितेन जी नहीं, वो हाँ,
जी को बहुत बहुत धन्यवाद और जी और अरुण जी से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी ले के रूप में देंगे हमें ये और बाद में सारी संकलन करके मैं आप लोगों से भी सहयोग की थोड़ा अपेक्षा अरुण जी करता बहुत हूं बहुत धन्यवाद, आज बहुत के ही प्रश्न सारगर्भित। तो अब विदा लिया जाए। बहुत बढ़िया लगा अरुण जी सुन के, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा जी थैंक यू सर। जितेंद्र जी नमस्कार। जितेंद्र जी अच्छा नमस्कार। रश्मि को बधाई। ठीक है मैम, अभी उज्जवल बंद करवाएगा। ओके मैंने ओके फोन कर बाय। मैसेज बहुत धन्यवाद गणपत और उज्जवल। उज्जवल ये नहीं है अभी मैम। हाँ उज्जवल जी के यहाँ पे कौन है अभी? आप बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।